एनोमलीज प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम पे आते हैं, ठीक है। तो एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम इज ड्यू टू, एनोमलस मतलब क्या, जिनको पता नहीं, एनोमलस मतलब कुछ अजीब बिहेवियर, अलग बिहेवियर, ठीक है, अलग, डिफरेंट, ठीक है। मतलब लिथियम जो है बाकी एलिमेंट से कहाँ डिफर करता है और इसका बिहेवियर ऐसा अलग क्यों है, क्योंकि इनका जो इसका साइज है एक्सेप्शनली स्मॉल साइज है, ठीक है। नीचे जाते वक्त साइज बढ़ता है तो लिथियम सबसे छोटा हुआ, ठीक है। तो साइज छोटा होने के कारण इस एटम का और हाई पोलराइजिंग पावर होने के कारण, पोलराइजिंग पावर इट इज चार्ज बाय रेडियस रेशो क्यू बाय आर, बताया था मैंने आपको। इसे हम कहते हैं पोलराइजिंग पावर पीपी, क्या कहते हैं हम लोग, पोलराइजिंग पावर पीपी, ठीक है। यही कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी पे अफेक्ट करता है बाद में जाके। तो जिसका पोलराइजिंग पावर जो है, ठीक है, अब इसका हाई पोलराइजिंग पावर है, क्यों, इसमें चार्ज सबका 1 1 होता है पूरे अलग अलग मेटल्स का, लेकिन साइज छोटा होने के कारण, यहाँ पे छोटी वैल्यू होने के कारण नीचे डिनोमिनेटर में ये जो पोलराइजिंग पावर है इसकी बढ़ जाती है, पोलराइज करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है। दिस इंक्रीज कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ लिथियम कंपाउंड्स, इसके कारण जो है जैसे जैसे पोलराइजिंग पावर बढ़ा वैसे वैसे कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता है, क्योंकि पोलराइजिंग पावर मतलब क्या, उस आनायन के क्लाउड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्टॉर्ट करना, उसके वजह से क्या हो रहा है, उसकी वजह से जो है कोवेलेंट कैरेक्टर जो है बढ़ रहा है लिथियम के कंपाउंड्स में, ठीक है। और इसके वजह से जो है रिस्पॉन्सिबल फॉर सॉल्युबिलिटी इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, उसका सॉल्युबिलिटी भी उनका जो है बढ़ रहा है, ठीक है। फर्दर लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम व्हिच हैज बीन डिस्कस सब्सिक्वेंटली, पे डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप, बेरिलियम जो है एल्यूमिनियम के साथ शो करता है डायगोनल रिलेशनशिप। मैंने बताया था आपको क्या होता है डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। डायगोनल मतलब देखो स्क्वायर का डायगोनल ऐसे होता है, तो ये इस रिलेशनशिप को हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। Now the points of difference between lithium and other alkali metals, डिफरेंस के क्या क्या पॉइंट है, ठीक है। तो लिथियम जो है मच हार्डर होता है, इस मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है देन अल्कली मेटल्स। लिथियम कैसा होता है, हार्ड होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट बोल्टिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू अल्कली अदर अल्कली मेटल्स, ठीक है। तो याद रखना लिथियम का क्या होता है, हायर बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट होता है। लिथियम इज लीस्ट रिएक्टिव बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट अमंग ऑल द अल्कली मेटल्स। लिथियम क्या होता है, लीस्ट रिएक्टिव होता है, लीस्ट रिएक्टिव, ठीक है, रिएक्ट नहीं करता, बट द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट मतलब ये जो है खुद ऑक्सीडाइज होता है, खुद ऑक्सीडाइज होते हैं, Li से Li+ बनाते हैं। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन दे देना, लिथियम रिडक्शन मतलब इलेक्ट्रॉन ले लेना, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, जो खुद ज्यादा ऑक्सीडाइज होते हैं वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। ऑन कंबशन इन एयर इट मेनली फॉर्म्स मोनोऑक्साइड, जब ये एयर के साथ रिएक्ट करते हैं मोनोऑक्साइड बनाते हैं, Li2O। मोनोऑक्साइड को हम सिंपली ऑक्साइड भी कहते हैं, ठीक है, मतलब सिंपल ऑक्साइड। अगर CO2 होता कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, ठीक है। SO3 होता सोडियम बोल रहा था, सल्फर ट्राइऑक्साइड क्योंकि ऑक्सीजन 3 है। Li2O एंड नाइट्रेट अनलाइक अदर मिल्कली मेटल, क्या होता है कि जो मोनोऑक्साइड होता है वो Li2 होता है, ठीक है, मोनोऑक्साइड होता है वो Li2 होता है। नाइट्रेट होता है वो Li3N होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के ऊपर -3 होना चाहिए, लिथियम के ऊपर 1 के ऊपर +1 है तो 3 होने चाहिए, तब चार्ज बैलेंस होगा। तो बाकी एलिमेंट जो है बाकी एलिमेंट्स लिथियम नाइट्रेट बनाते नहीं है, लिथियम बाकी एलिमेंट्स नाइट्रेट नहीं बनाते, लिथियम नाइट्रेट बनाता है। LiCl इज डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट मतलब क्या, वो वाटर एब्जॉर्ब कर सकता है, ठीक है, वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है, मॉइस्चर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी है। तो LiCl जो है LiCl.2H2O बनाता है, ठीक है। तो वेर अदर अल्कली मेटल्स डू नॉट फॉर्म एनी हाइड्रेट, सिर्फ एक ही लिथियम है, लिथियम ही अकेला है जो हाइड्रेट बनाता है LiCl.2H2O, बाकी कोई भी एलिमेंट हाइड्रेट नहीं बनाता। लिथियम अकेला ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रेट बना रहा है, बाकी कोई एलिमेंट हाइड्रेट नहीं बनाता। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म बाय अदर एलिमेंट्स ऑन सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, बताया था मैंने आपको। लिथियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज नॉट ऑब्टेन्ड इन सॉलिड फॉर्म व्हेन ऑल अदर एलिमेंट्स फॉर्म सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ठीक है। तो ये LiHCO3 जो है ये सॉलिड नहीं होता। लिथियम अनलाइक अदर अल्कली मेटल्स फॉर्म्स नो इथेनाइड ऑन रिएक्शन विद इथाइन। इथाइन क्या होता है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो इसके साथ रिएक्ट करके बाकी एलिमेंट क्या करते हैं, सोडियम के साथ रिएक्ट करता है। क्यों रिएक्ट करता है, आपको ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कहना कि लिंक होगा कि ये जो हाइड्रोजन होता है ट्रिपल बॉन्ड के बाजू वाला टर्मिनल अल्काइन का जो हाइड्रोजन होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि जब C के ऊपर माइनस आएगा तभी sp हाइब्रिडाइज कार्बन में जाएगा और उसके वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण
स्टेबिलिटी बढ़ेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। ये हम आगे पढ़ेंगे, आप पढ़ोगे ऑर्गेनिक में। तो CH बनाएगा और सोडियम आके Na+ बना देगा, तो इसे हम कहते हैं इथाइनिड। ठीक है, ये लिथियम नहीं बनाता। ठीक है, लिथियम नाइट्रेट व्हेन हीटेड यूज लिथियम ऑक्साइड विद अदर मेटल नाइट्रेट डिकम्पोज टू गिव करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट। ये भी इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जाएगा 2021 में। लिथियम को नाइट्रेट है LiNO3। ठीक है, ये डिकम्पोज होता है, बनाता है Li2O प्लस NO2, Li2O प्लस NO2। याद रखना, कोई भी नाइट्रेट हो सेकेंड ग्रुप से लेके तो वो ऑक्साइड देगा तो NO2 देगा। आपको क्वेश्चन में आएगा कि ऐसा बताओ नाइट्रेट, ठीक है, फर्स्ट ग्रुप का जो आपको ब्राउन गैस देगा, तो ब्राउन गैस क्या होता है, NO2 होता है, याद रखना पड़ेगा। ठीक है, बाकी जो एलिमेंट्स है, बाकी जो अल्कली मेटल्स है, उनके जो नाइट्राइट्स है, फॉर एग्जांपल NaNO3 ले लो, ये क्या देंगे, ये देंगे NaNO2 नाइट्राइट देंगे। देखो करस्पॉन्डिंग नाइट्राइट देंगे NaNO3। जब ऑक्सीजन 3 होते हैं उसे हम कहते हैं नाइट्रेट, जब ऑक्सीजन 2 होते हैं उसे हम कहते हैं नाइट्राइट। ठीक है, याद रखो, यहाँ पे डेकोरेशन दिया हुआ LiNO3 Li2O NO2 प्लस O2 बनाएगा, NO2 मिलेगा, उसे हम कहते हैं ब्राउन गैस। NaNO3 जो है वो NaNO2 प्लस O2 में छूटेगा। ठीक है, ये जो है इसे हम ये देखो NaNO3 को हम कहते हैं नाइट्रेट, इसे हम कहते हैं नाइट्राइट। LiF and Li2O are comparatively less soluble in water than corresponding compounds of other metal alkali metals। ये जो होते हैं comparatively less soluble होता है LiF और Li2O। ठीक है, पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटीज बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम, मैंने बताया आपको लिथियम मैग्नीशियम में क्या है, डायगोनल रिलेशनशिप है। डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है, लिथियम पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे है, मैग्नीशियम यहाँ पे है, तो ये हम कहते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, द सिमिलरिटी बिटवीन लिथियम मैग्नीशियम इज पर्टिकुलरली स्ट्राइकिंग एनालिसिस बिकॉज ऑफ द सिमिलर साइजेस। क्या होता है, जैसे हम लेफ्ट से राइट जाते हैं, साइज जो है घटता है, ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ता है। लेकिन देखो यहाँ पे हम राइट भी जा रहे हैं और नीचे भी आ रहे हैं, तो घट भी रहा है बढ़ भी रहा है, तो नेट इफेक्ट रहता है कि ऑलमोस्ट साइज सिमिलर रह जाता है, सिमिलर साइजेस। ठीक है, एटॉमिक रेडियस ऑफ लिथियम इज 150 पिकोमीटर, मैग्नीशियम 160 पिकोमीटर, ऑलमोस्ट सेम। आयोनिक रेडियस इसका लिथियम का है 76 पिकोमीटर, मैग्नीशियम का है 72 पिकोमीटर। अब आप बोलोगे रेडियस जो है, एटॉमिक साइज जो है मैग्नीशियम का थोड़ा माइन्यूट ज्यादा है, लेकिन Mg+2 का थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू लिथियम प्लस, क्योंकि Mg+2 में आपके पास +2 आता है। +2 होने के कारण क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन जो है वो 10 हो जाते हैं, प्रोटॉन आपके पास अभी भी 12 प्रोटॉन्स है, तो अट्रैक्शन बढ़ने के कारण साइज बढ़ता है, साइज घटता है। क्योंकि आप खुद सोचिए, 12 प्रोटॉन जो है 11 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे, 10 इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहे, तो साइज बहुत छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो अट्रैक्शन हो रहा है, तो उसका साइज जो है घट जाएगा। ठीक है, मेन पॉइंट्स ऑफ सिमिलरिटी या सिमिलरिटी क्या क्या है, पहले सिमिलरिटी है बोथ मैग्नीशियम एंड लिथियम आर हार्डर एंड लाइटर देन एलिमेंट्स इन द रिस्पेक्टिव ग्रुप्स। क्या बताया मैंने, बोथ लिथियम और मैग्नीशियम ये दोनों अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा लाइटर भी है और सबसे ज्यादा हार्डर भी है, और लाइटर भी है। लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद वाटर, ये वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं स्लोली। ठीक है, देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स आर मच लेस सॉल्युबल एंड हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज इजीली ऑन हीटिंग। ठीक है, इनके जो ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड होते हैं वो लेस सॉल्युबल होते हैं और इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं हीटिंग करने पे। बोथ जो है नाइट्राइड बनाते हैं, लिथियम बनाता है Li3n, मैग्नीशियम बनाता है Mg3n2, इसे हम कहते हैं नाइट्राइड, Li3n और Mg3n2। ठीक है, एन के मैग्नीशियम के ऊपर एक मैग्नीशियम के ऊपर +2 होता है, तो 3 के ऊपर +6 हो जाएगा, और नाइट्राइड के ऊपर एक नाइट्रोजन पे -3, 2 पे -6, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, बट डायरेक्ट कॉम्बिनेशन विद नाइट्रोजन, लिथियम को हम नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट कर दे, थोड़ा हीट दे दिए तो हम लिथियम नाइट्राइड बना लेंगे। मैग्नीशियम को हम नाइट्रोजन के साथ हीट कर दे तो मैग्नीशियम नाइट्राइड बना लेगा। ठीक है, देयर ऑक्साइड्स Li2O एंड MgO डू नॉट कंबाइन विद एक्सेस ऑक्सीजन टू गिव सुपर ऑक्साइड, ये सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते, इंपॉर्टेंट है, सुपर ऑक्साइड नहीं बनाते। The carbonates of lithium and magnesium decompose easily on heating। इनके जो कार्बोनेट्स होते हैं हमने देख लिया था, Li2CO3। ठीक है, ये बनाता था Li2O प्लस CO2। ठीक है, ऑक्साइड बनाते हैं प्लस CO2 छोड़ देते, CO2 को हम इवॉल्व कर देते। सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर नॉट फॉर्म बाय लिथियम मैग्नीशियम, हमने देखा था कि लिथियम जो है सॉलिड हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब LiHCO3 ये सॉलिड नहीं होता, उसी तरह मैग्नीशियम का भी सॉलिड नहीं होता।
बोथ LiCl एंड MgCl2 आर सॉल्युबल इन इथेनॉल, दोनों के दोनों जो है सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में, सॉरी बोथ LiCl एंड MgCl2 आर डेलिक्विसेंट, डेलिक्विसेंट मतलब वाटर एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होती है, वाटर को एब्जॉर्ब करते, क्रिस्टलाइज करते एंड क्रिस्टलाइज फॉर्म एक्वा सॉल्यूशन एज हाइड्रेट, LiCl.2H2O, MgCl2.8H2O। याद रखना यहां पे हाइड्रेशन थोड़ा सा 2H2O होता है, ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन क्या होता है Q/R रेशो, ठीक है, तो यहाँ पे जो है Q यहाँ पे 1 है +1, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे चार्ज 1 होता है लिथियम के ऊपर, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है +2, तो यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ हाइड्रेशन ज्यादा होगा MgCl2 में, ठीक है, तो याद रखना इन जनरल सेकेंड ग्रुप में जो हाइड्रेशन होता है वो ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू फर्स्ट ग्रुप, क्योंकि चार्ज डबल हो जाता है ऑलमोस्ट, ठीक है, और साइज में इतना डिफरेंस नहीं आता। सम इंपोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ सोडियम पे आते हैं। इंडस्ट्रियली इंपोर्टेंट कंपाउंड ऑफ सोडियम इंक्लूड सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट पे आते हैं। यहाँ पे सब डेटा आपको याद रखना है, सीधा याद कर लो, सारा चीजें नाम याद कर लो। सोडियम कार्बोनेट को हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, MCQ क्या कहते हैं, वॉशिंग सोडा, वॉशिंग करने में हमें काम आता है, जैसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। फॉर्मूला याद रख लो, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट .10H2O, 10 वाटर मॉलिक्यूल्स इसके साथ अटैच कर देते हैं हम कार्बोनेट के साथ, ठीक है, Na2CO3.10H2O, इसे हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट का वॉशिंग सोडा, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जनरली प्रिपेयर होता है बस सॉल्वेज प्रोसेस, याद रखना प्रोसेस का नाम MCQ है। सोडियम कार्बोनेट को हम किससे प्रिपेयर करते हैं, हम प्रिपेयर करते हैं सॉल्वेज प्रोसेस से, SOLVAY, सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। In this process, advantage is taken of the low solubility of sodium hydrogen carbonate, whereby it gets precipitated in the reaction of sodium chloride with ammonium hydrogen carbonate. The later is prepared passing CO2 in concentrated solution of sodium chloride saturated with ammonia, where ammonium carbonate followed by ammonium hydrogen carbonate। ये आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो ये पढ़ने से अच्छा हर बार आप रिएक्शंस देखो। क्या कर रहे हैं हम लोग ले रहे हैं अमोनिया, अमोनिया से हम डाल रहे हैं वाटर, प्लस हम डाल रहे हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये मिलके बना रहा है हमारे पास NH4 twice CO3। क्या बना रहा है ये, NH4 twice CO3। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है ये कंपाउंड बनना, और ये कंपाउंड कहीं ना कहीं स्टेबल नहीं होता, ठीक है, तो ये कंपाउंड आपका रिएक्ट करता है H2O के साथ और CO2 के साथ वापस से, आपका बनाएगा NH4HCO3, ठीक है। अब जो NH4HCO3 होता है वो रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, ये आपका बनेगा NH4Cl प्लस NaHCO3, ठीक है, ये होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाने का प्रोसेस, ठीक है। तो देखो पहले अमोनिया लिया, अमोनिया में पानी डाला, CO2 डाला, बना NH4 twice CO3, NH4 twice CO3 को हमने पानी डाला, CO2 डाला, बना NH4HCO3, NH4HCO3 में हमने डाला NaCl, बना NH4Cl प्लस NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिस्टलाइज सेपरेट्स, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम लोग हीट करते हैं, ठीक है, जो क्रिस्टल बनते हैं उसे हम सेपरेट करते हैं, फिर हीट करते हैं, जो हमें देते हैं सोडियम कार्बोनेट। NaHCO3 को हमने हीट किया, बनाया Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। याद रखो जो बाइकार्बोनेट्स होते हैं, हम बाइकार्बोनेट कहते हैं या हाइड्रोजन कार्बोनेट्स कहते हैं, जो हम इसे हीट करते हैं तो हमें मिलते हैं कार्बोनेट्स, ठीक है, कार्बोनेट मिलते हैं प्लस CO2 प्लस H2O मिलता है। इन दिस प्रोसेस NH3 रिकवर्ड, जो NH3 था जो हमने पहले फर्स्ट स्टेप में यूज किया था, हम उसको रिकवर करते हैं बाय कंटेनिंग इन व्हेन द सॉल्यूशन कंटेनिंग NH4Cl treated with CaOH twice। अब देखो यहां पे देखो ये जो बना NH4Cl, ये हमारे कुछ काम का नहीं है, लेकिन इसको हमें रीजनरेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें कॉस्ट बचाना है, पैसे बचाने हैं हर बार। तो हम लोग NH4Cl को हम डालते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो यहाँ पे CaCl2 बन जाएगा और अमोनिया हमें वापस से रिकवर हो जाएगा, हमारे पास अमोनिया वापस से रिकवर हो जाएगा। इट मे बी मेंशन्ड दैट सॉल्वेज प्रोसेस कैन नॉट बी एक्सटेंडेड टू मैन्युफैक्चर पोटेशियम कार्बोनेट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इससे हम लोग K2CO3 नहीं बना सकते, पोटेशियम कार्बोनेट हम नहीं बना सकते सॉल्वेज प्रोसेस से। क्यों नहीं बना सकते, बिकॉज जो पोटेशियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है KHCO3 इज टू सॉल्युबल टू बी
प्रेसिपिटेटेड बाय एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड। तो मेन आपको याद क्या रखना है यहाँ पे कि सॉल्वेज प्रोसेस से हम लोग सिर्फ Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट बना सकते हैं, हम लोग पोटेशियम कार्बोनेट नहीं बना सकते। ठीक है, पोटेशियम कार्बोनेट हम लोग नहीं बना सकते क्योंकि रीजन क्या है, जो पोटेशियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है KHCO3 वो बहुत ज्यादा सॉल्युबल होने के कारण वो प्रेसिपिटेट नहीं कर पाता। ठीक है, बात है प्रॉपर्टीज पे। सोडियम कार्बोनेट इज अ व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड विच एग्जिस्ट एज अ डेकाहाइड्रेट। डेका वर्ड का मतलब होता है 10। ठीक है, डेका वर्ड का मतलब होता है 10, ऑक्टा मतलब 8, नोना मतलब 9 और डेका मतलब 10। ठीक है, तो ये सोडियम कार्बोनेट क्या करता है, डेकाहाइड्रेट बनाता है Na2CO3.10H2। इसे हम कहते हैं वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट इज आल्सो कॉल्ड वॉशिंग सोडा। ये सॉल्युबल होता है वाटर के अंदर। ठीक है, जब हम इसे हीट करते हैं डेकाहाइड्रेट लूजेस इज वाटर। ठीक है, डेकाहाइड्रेट जो है वाटर लूज करते हैं टू फॉर्म मोनोहाइड्रेट। अबाउट 373 केल्विन मोनोहाइड्रेट बिकम्स कंपेयर्ड टू एनएच टू फॉर्म व्हाइट सोडा ऐश। अब यहाँ पे बहुत बच्चे रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन देखो, मैंने ये एलिंग के ने एक मेजर टेस्ट सीरीज में इसका क्वेश्चन देखा था। ठीक है, मेरे को अभी याद है। तो ये क्वेश्चन था कि जब हम लोग Na2CO3 और 10H2 जो बॉक्स बने हुए ये कुछ नहीं है, गलती से मतलब ये जब बुक का PDF लिया गया तो ये छपा होगा डॉट है ये। ठीक है, ये क्या होगा, ये डॉट होगा, ये गलती से बॉक्स बन गया, ये डॉट होगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। जब Na2CO3.10H2 हम लेते हैं, हम 375 केल्विन पे हम जब उसे हीट करते हैं, कितने पे हीट कर रहे हैं हम लोग उसे, 375 केल्विन पे जब हीट कर रहे हैं, Na2CO3.H2 बनेगा, 9 H2O निकल जाएंगे। इंपॉर्टेंट, कितने H2O निकल जाएंगे, 9 H2O जो है बाहर निकल जाएंगे, ये पानी निकल जाएगा। तो क्या बनाया, मोनोहाइड्रेट बनाया। पहले बनाया डेकाहाइड्रेट से मोनोहाइड्रेट, फिर ये जो मोनोहाइड्रेट था इसको हमने वापस से हीट किया 373 केल्विन के ऊपर, तो ये बनाएगा आपका Na2CO3, जिसे हम कहते हैं सोडा ऐश, पाउडर कॉल्ड सोडा ऐश। और जो एक वाटर मॉलिक्यूल था वो भी निकल जाएगा। कार्बोनेट पार्ट ऑफ सोडियम कार्बोनेट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड वाटर टू फॉर्म अल्कलाइन सॉल्यूशन। ठीक है, जो आपका CO3 2- होता है प्लस H2O, ये बना के बनाएगा HCO3-। ठीक है, यूजेस क्या क्या है, ये वाटर सॉफ्टनिंग में यूज होता है, लॉन्ड्रिंग में यूज होता है और क्लीनिंग में यूज होता है, नाम ही है वॉशिंग सोडा। ये ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सोप के मैन्युफैक्चर में, बोरैक्स जो हम आगे बढ़ेंगे 13 ग्रुप में उसके मैन्युफैक्चर में, और कॉस्टिक सोडा के मैन्युफैक्चर में हेल्प होता है। पेपर, पेन, टेक्सटाइल, लैबोरेटरी में होता है, एज अ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस में होता है। ठीक है, याद रखो। सोडियम हाइड्रोक्साइड पे कॉस्टिक सोडा कैसे, याद रखो। NaOH जो है आपका कॉस्टिक सोडा है, इसे हम प्रिपेयर करते हैं इलेक्ट्रोसिस से इन कैशनर केल्नर सेल। सेल का नाम इंपॉर्टेंट है। हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसमें प्रिपेयर करते हैं, कैशनर केल्नर सेल में। जब हम इलेक्ट्रोसिस करते हैं यूजिंग एक ब्राइन सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, ब्राइन का सॉल्यूशन, उसको हम इलेक्ट्रोलाइज करते हैं यूजिंग मर्क्यूरी कैथोड एंड कार्बन एनोड। ये याद रखो, कैथोड होता है मर्क्यूरी का, एनोड होता है कार्बन का। ठीक है, यहाँ पे बनता है सोडियम एमलगम, क्लोरीन गैसेस इवोल्व एनोड, ये रिएक्शन आपको याद रखना है। ठीक है, सोडियम जो है आपका सोडियम एमलगम बनाता है, क्लोरीन जो है आपका निकल जा रहा है Cl2 के फॉर्म में एनोड पे। ठीक है, Na2CO3 बनाएगा आपका NaHCO3। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज अ माइल्ड एंटीसेप्टिक फॉर स्किन इन्फेक्शन, याद रखो, एंड इट इज यूज्ड फायर एक्सटिंग्विशर। 2 पॉइंट आपको जरूरी है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं NaHCO3 या आपका माइल्ड एक्सटिंग्विशर के मतलब आग बुझाने के काम में, फायर एक्सटिंग्विशर के काम में यूज होता है, और ये एंटीसेप्टिक भी है। एंटीसेप्टिक मतलब क्या, आपको स्किन पे कुछ हो गया हो, बाउंड हो गया हो या चोट लग गई हो, तो हम लगाते हैं सोफ्रामाइसिन बोल के एक आता है, वो आपका एंटीसेप्टिक होता है। लास्ट पैराग्राफ पे आते हैं बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ सोडियम पोटेशियम। क्या इंपॉर्टेंस है हमारे लिए, 70 kg मैन को 90 ग्राम सोडियम लगता है, याद रखो। ये आपका रैंक ट्रेडिंग क्वेश्चन बन सकता है। 70 kg वाले आदमी को लगभग 90 ग्राम सोडियम लगता है, लगभग 90 ग्राम सोडियम आपका लगता है। ठीक है, याद रखो। 170 ग्राम पोटेशियम लगता है, 90 ग्राम सोडियम 170 ग्राम पोटेशियम लगता है। ठीक है,
5 ग्राम आयरन लगता है सिर्फ, और 0.06 ग्राम कॉपर लगता है। तो उनके कंपैरिजन में सोडियम पोटेशियम बहुत ज्यादा लगता है, ठीक है। अब सोडियम को पता है, सोडियम आयंस आर फाउंड प्राइमरीली ऑन द आउटसाइड ऑफ सेल्स, ठीक है, बीइंग लोकेटेड इन प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में होते हैं एंड इन द इंटरस्टिशियल फ्लूइड में होते हैं। तो सारे बेसिक बायोलॉजिकल इंपोर्टेंस है, ठीक है। नर्व इम्पल्स कंडक्शन में यूज होते हैं, फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है। सोडियम पंप्स होते हैं, सोडियम पोटेशियम ऑल्दो सिमिलर डिफर क्वांटिटेटिवली इन द एबिलिटी टू पेनिट्रेट सेल मेम्ब्रेन्स। इनकी जो एबिलिटी होती है वो डिफर करती है सेल मेम्ब्रेन्स को पेनिट्रेट करने में, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने में, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे द पोटेशियम आयंस आर द मोस्ट अबंडेंट cations विद इन द सेल फ्लूइड, whereas they activate many enzymes participate in the oxidation of glucose, produce ATP and sodium are responsible for transmission of nerve impulse। यहाँ पे जो पॉइंट है आपका, जो बायोलॉजिकल निकल के आ रहा है, बायो के लिए जो आपका पॉइंट निकल के आ रहा है इंपोर्टेंट, वो है कि सोडियम जो है आपका, पोटेशियम जो है आपका, वो मोस्ट अबंडेंट है, मोस्ट अबंडेंट कटायन है। मोस्ट अबंडेंट कटायन पूछा जाए बायोलॉजी में आपका, तो वो है आपका K+, मतलब पोटेशियम कटायन। देयर इज वेरी कंसिडरेबल वेरिएशन इन द कॉन्सेंट्रेशन सोडियम पोटेशियम, कुछ कंसिडरेबल वेरिएशन आता है, ठीक है। अब यहां पे याद रखो, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम इज प्रेजेंट टू एक्सटेंट ऑफ 143 मिली ओस्मोल, मिलीमोल, ओस्मोल बोल रहा हूं, ओस्मोल तो अपना ओस्मोलरिटी में आता है, ठीक है, ओस्मोटिक प्रेशर में, ठीक है। तो मिलीमोल पर लीटर याद रखो, 143 मिलीमोल पर लीटर आपका होता है, इस कॉन्सेंट्रेशन में आपका होता है। मोल पर लीटर मतलब क्या, मोलरिटी, मिलीमोल आ गया मतलब बहुत कम, 143 इंटू 10⁻³ मोलरिटी आ गया, ठीक है, मोल पर लीटर। वेर पोटेशियम जो होता है वो 5 मिलीमोल पर लीटर होता है विद इन रेड ब्लड सेल्स। द कॉन्सेंट्रेशन चेंज टू 10 मिलीमोल पर लीटर सोडियम एंड 105 मिलीमोल पर लीटर पोटेशियम, ठीक है। उसके बाद दिस आयोनिक ग्रेडियंट जो होते हैं, ये आयोनिक ग्रेडियंट की वजह से डेमोन्स्ट्रेट दैट डिस्क्रिमिनेटरी मैकेनिज्म कॉल्ड द सोडियम पोटेशियम पंप। ये हम देखेंगे नर्व इंपल्स कंडक्शन में कैसे काम करता है। नर्व इंपल्स कंडक्शन ऑपरेट्स अलोंग सेल मेम्ब्रेन which consumes more than 1/3 of the ATP used by resting animal। ये देखो कितना डेटा छुपा हुआ है, डेटा आपको नहीं मिलेगा। ये जो 1/3 ATP होता है, मतलब 33% ATP जो होता है एनिमल का, वो कंज्यूम कर लेता है। एंड अबाउट 15 kg पर 24 आवर इन रेस्टिंग ह्यूमन, 15 किलो, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये उसका यूजफुल होता है। तो हमने अब एस ब्लॉक में आपका ग्रुप 1 जो है वो कवर मार लिया है। अब अगले लेक्चर में ग्रुप 2 देखते हैं, और फिर हम 2 लेक्चर में ग्रुप 2 कवर कर लेंगे। अब अगला लेक्चर आपका ये नहीं आएगा, आपका नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो आएगा एनिमल टिश्यू पे, वो आएगा एनिमल टिश्यू पे, उसको हम कवर कर लेंगे 2 लेक्चर्स में, ठीक है। एनिमल टिश्यू मतलब उसमें कॉकरोच भी आ जाएगा। ए पार्ट में हम लोग देखेंगे एनिमल टिश्यूज, सारे टाइप ऑफ टिश्यूज, सारे टाइप ऑफ टिश्यूज, और बी पार्ट में हम देखेंगे हमारा क्या, कॉकरोच, ठीक है। तो ये था पूरा लेक्चर। होप करते आपको लेक्चर पसंद आया हो। अभी रेगुलर वीडियोस आते रहेंगे, टाइम निकाल के मैं बहुत वीडियो डालूंगा। बहुत लोग पूछते थे कि एमबीबीएस में आने का मैं क्या वीडियो डालते रहूंगा, रिवीजन वीडियोस के जो डाउट्स रहेंगे। देखो मैं वीडियो रेगुलरली वीडियोस आपका डालते रहूंगा, उतना टाइम तो मैं निकाल लूंगा, ठीक है। आपके बहुत लोग बोल रहे हैं स्ट्रेटेजी वीडियो, देखो स्ट्रेटेजी वीडियो बहुत काम नहीं आते, लेकिन हाँ जो आपकी रियलिस्टिक स्ट्रेटेजी होती है, रियलिस्टिक, कि हाँ आपको एक रियल स्ट्रेटेजी बना के अप्लाई करनी है, तो वो मैं आपको देता रहूंगा कि क्या पॉसिबल है रियली करना, ठीक है, कैसे आपको शेप करना है। हर एक के लिए स्ट्रेटेजी अलग होती है। तो मैं भी अपने जो टीचर्स उनसे पूछा था कि क्या मैं और करूं, कैसे कैसे करूं, तो मैं आपको वो गाइड कर सकता हूं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो हेलो दोस्तों, वापस आते हुए एस ब्लॉक पे, ठीक है। तो 2-3 दिन वीडियो नहीं आया है, तो मैं बहुत कोशिश कर रहा था कि वीडियो डालूं, लेकिन इतने सारे मतलब लोग घर पे आ रहे थे तो वीडियो डालने का टाइम नहीं मिला। तो अभी जो बैकलॉग 2-3 दिन का बच गया था, तो हम एक दिन में 2-2 वीडियोस डालने का ट्राई करते हैं और बैकलॉग खत्म करते हैं। जो भी क्वेरीज आप मुझे पूछ सकते हो, कैसे इनऑर्गेनिक पढ़ना है, ठीक है, उस पर भी डिटेल वीडियो बनाऊंगा। बहुत लोग पूछते हैं कि इनसाइड को कैसे अच्छे से रिवाइज करे, रीड करे, और क्या, ताकि उसका मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, क्योंकि 40% जो है इनऑर्गेनिक आ रहा है, ठीक है। तो हम सेक्शन को अलग अलग लेके डिस्कस करेंगे, क्योंकि हर सेक्शन अलग अलग होता है, ठीक है। फिजिक्स में भी ऐसा नहीं कि एक ओवरऑल जनरल अप्रोच होता है, लेकिन हर उसमें एक सेक्शंस होते हैं। जैसे कि आप मैकेनिक्स में एक अप्रोच से जाओगे, थर्मोडायनेमिक्स में आप एक अप्रोच लोगे, हर चीज में आपको एक अप्रोच लेना पड़ेगा, वो थोड़ा थोड़ा अलग होता है हर केस में, ठीक है। तो वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो हमने फर्स्ट पार्ट कवर कर लिया। सेकंड ब्लॉक है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। जनरल क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है, अल्कली मेटल्स के। तो ऑल द कंपाउंड्स
ऑल द कॉमन कंपाउंड्स अल्कली मेटल्स जनरली आयोनिक, हमने बताया था आयोनिक क्यों होते हैं, क्योंकि समझो सोडियम है वो किसी हेलोजन के साथ मिला के क्या बनाता है, एक आयोनिक कंपाउंड बनाता है, ठीक है। तो ये सारे आयोनिक होते हैं, जिनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक नीचे डिस्कस करने वाले हैं। ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स पे आते हैं। ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, जब कंबशन होता है इनका एयर में, लिथियम क्या बनाता है, लिथियम बनाता है ऑक्साइड, बताया था मैंने आपको पहले लास्ट लेक्चर में, Li2O। लिथियम क्या बनाता है, ऑक्साइड, ऑक्साइड मतलब O के ऊपर -2 चार्ज, ठीक है, प्लस सम पेरोक्साइड, ठीक है, सम पेरोक्साइड Li2O2, कुछ पेरोक्साइड बनता है, ठीक है। उसके बाद सोडियम जो है पेरोक्साइड बनाता है और कुछ सुपर ऑक्साइड बनाता है। सोडियम क्या है, सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड, पेरोक्साइड क्या होता है, Na2O2, मतलब O2 के ऊपर -2 चार्ज, ठीक है, क्योंकि जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो ऑलवेज +1 शो करते हैं, ठीक है। वाइल सुपर ऑक्साइड मतलब क्या, Na O2, ठीक है, O2 के ऊपर माइनस चार्ज, ठीक है। वाइल सोडियम वाइल पोटेशियम रुबिडियम सीजियम ये सुपर ऑक्साइड बनाते हैं MO2 टाइप के, MO2 टाइप के मतलब KO2 RbO2 CSO2, ठीक है, ये याद कर लो। क्या, लिथियम बनाएगा ऑक्साइड प्लस सुपर पेरोक्साइड सम मोमेंट में, ठीक है। फिर सोडियम बनाएगा पेरोक्साइड प्लस सुपर ऑक्साइड सम मोमेंट में, और बाकी तीनों जो थे वो सारे सुपर ऑक्साइड बनाएंगे, ठीक है। अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशंस मेनी प्योर कंपाउंड्स M2O2 मतलब ऑक्साइड, पेरोक्साइड और सुपर ऑक्साइड में भी प्रिपेयर्ड, ठीक है। द इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड इंक्रीजेस द साइज ऑफ मेटल एटम इंक्रीजेस ड्यू टू स्टेबलाइजेशन ऑफ द चार्ज ऑफ एनायंस बाय लार्जर कैटायंस, ठीक है। ये सारे क्या है, ये स्टेटमेंट देखो क्या होता है। ये जो O2- समझो हमने लिया पेरोक्साइड सुपर ऑक्साइड, ठीक है, तो ये आपका O2- ये सुपर ऑक्साइड आयन है, ठीक है। तो यहाँ पे जितना बड़ा ये कटायन होगा, जितना बड़ा ये कटायन होगा उतना स्टेबल वो सुपर ऑक्साइड बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे चार्ज जो है पूरा डिलोकलाइज होता है, पूरा फैला हुआ होता है, तो उसको स्टेबल करने के लिए लार्ज कटायन होना चाहिए, जिससे जो है लैटिस एनर्जी इफेक्ट्स के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा और आपका स्टेबलाइजेशन जो है और बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या याद रखो, जितना बड़ा साइज रहेगा कटायन का, ठीक है, लिथियम फिर सोडियम फिर पोटेशियम फिर रुबिडियम फिर सीजियम, साइज नीचे बढ़ता है, तो सीजियम का जो सुपर ऑक्साइड सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा, फिर रुबिडियम का, फिर पोटेशियम का, फिर सोडियम का, ठीक है। उसके बाद दिस ऑक्साइड्स आर इजीली हाइड्रोलाइज्ड बाय वाटर टू फॉर्म हाइड्रोक्साइड्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब क्या होता है, हम लोग ये ऑक्साइड को हाइड्रोलाइज कर देते हैं विद वाटर, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल M2O प्लस H2O, ठीक है, ये क्या है, ये ऑक्साइड है, इसको हाइड्रोलाइज कर दिया। हाइड्रोलाइज करना मतलब क्या, वाटर डालना, हाइड्रोलाइज मतलब क्या, वाटर डालना, ठीक है, कभी भी याद रखना। तो अब वाटर डाल दिया तो क्या बनेगा, MOH टाइप का बनेगा। समझो ये क्या था, Na2O था, ठीक है, सोडियम ऑक्साइड था, उसमें पानी डाल दिया, ठीक है, बना क्या, बना NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक बेस बना। लेकिन जब हम ले रहे, ये क्या है, ये पेरोक्साइड है, M2O2 क्या होता है, पेरोक्साइड होता है, इस पर हमने वाटर डाला, बैलेंस किया उसको, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बना, MOH बना, MOH तो बना ही, जो यहाँ पे बना था वो यहाँ पे भी बना, ठीक है, सेम बना। लेकिन एक्स्ट्रा क्या होता है, जब हम पेरोक्साइड लेते हैं तब H2O2 रिलीज होता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिलीज होता है, ठीक है। तो ये आपका याद हो जाना चाहिए, आपको याद हो जाना चाहिए कि देखो, जब हम सिंपल ऑक्साइड लेते हैं तो हमारा सिर्फ एक बेस बनता है MOH, ठीक है, और जो M+ और OH- में टूटा हुआ मिलता है। जब हम M2O2 लेते हैं तो हमें वो चीज तो मिलती ही है, M+ और OH- का बेस, ठीक है, जो आयनिक फॉर्म में होता है, प्लस H2O2 में मिलता है। थर्ड चीज, जब हम ले रहे हैं सुपर ऑक्साइड MO2, ठीक है, प्लस हम डाल रहे हैं वाटर, डाल रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं दोनों को, ठीक है, हमें मिल रहा है बेस MOH जो टूटा हुआ है M+ और OH- के फॉर्म में, प्लस H2O2 मिल रहा है, प्लस हमें O2 भी मिल रहा है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत लोग मिस कर देंगे, ये आपके शायद मॉड्यूल में भी दिया होगा, कई जगह ये दिया हुआ नहीं होता है, ठीक है। तो तीनों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। जब सिर्फ ऑक्साइड लेंगे तब सिर्फ बेस बनेगा, जब पेरोक्साइड लेंगे तो बेस बनेगा प्लस H2O2 बनेगा, जब सुपर ऑक्साइड लेंगे तो बेस बनेगा प्लस H2O2 बनेगा प्लस O2 बनेगा, ठीक है। दिस ऑक्साइड्स एंड सुपर ऑक्साइड्स आर कलरलेस व्हेन प्योर। ये जो ऑक्साइड और पेरोक्साइड होते हैं ये कलरलेस होते हैं जब प्योर होते हैं, इनमें जो कोई कलर नहीं होता, ठीक है। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड्स होते हैं, क्या मैंने बताया, जो ऑक्साइड होते हैं पेरोक्साइड होते हैं, वो कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जो सुपर ऑक्साइड होते हैं वो येलो होते हैं या ऑरेंज होते हैं, याद रखो कलर, ये स्टेटमेंट याद रख लो। ऑक्साइड पेरोक्साइड कैसे होते हैं, कलरलेस, सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं, येलो और ऑरेंज इन कलर। सुपर ऑक्साइड्स आर आल्सो पैरामैग्नेटिक,
सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब कैसे हम लोग बताए कि पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक कैसे होते हैं? अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं डायामैग्नेटिक, एक्सेप्ट O2 एंड B2। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे, कंसेप्ट है छोटा सा। और जब ऑन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होकर हम कहेंगे पैरामैग्नेटिक। ठीक है, सुपर ऑक्साइड कैसे? पैरामैग्नेटिक। सोडियम पेरोक्साइड इज वाइडली यूज्ड इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। याद रख लो, सोडियम पेरोक्साइड मतलब Na2O2, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में काम करता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 10.3 पे। हमने दो प्रॉब्लम लास्ट में देख लेते हैं। व्हाई इज KO2 पैरामैग्नेटिक? KO2 पैरामैग्नेटिक क्यों है? क्यों KO2 पैरामैग्नेटिक है? क्योंकि जो चार्ज है वो क्या है KO2 पे? O2 माइनस। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? इलेक्ट्रॉन देखो गिनो, एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 8 प्लस 8 कितना हो गया? 16, क्योंकि 2 ऑक्सीजन है। प्लस माइनस 4 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, कितना हो गया? 17। मैंने क्या बताया था? अगर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो डायामैग्नेटिक, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जनरल कंसेप्ट तो पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या हो गया? पैरामैग्नेटिक। अब इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो होता है कि ये जो सुपर ऑक्साइड ऑटोमेटिकली पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ वन अनपेड इलेक्ट्रॉन इन पाई स्टार 2p पाई स्टार 2p मोलिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है, ये आप पढ़ोगे, जब पूरा पढ़ोगे कि बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, एंटी बॉन्डिंग क्या होते हैं, ठीक है, उससे कैसे बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो वो एक कंसेप्ट पूरा जो स्टडी करने में थोड़ा सा मतलब जाता है आपको टाइम, तो हम आगे देखेंगे। द हाइड्रोक्साइड्स विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड्स विद वाटर आर व्हाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ठीक है, जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं जब हम वाटर से रिएक्ट करते हैं ऑक्साइड को, वो क्या होते हैं? व्हाइट क्रिस्टल के समान होते हैं। कैसे होते हैं? व्हाइट क्रिस्टल के समान। ठीक है, व्हाइट क्रिस्टल के समान होते हैं। द अल्कली मेटल्स हाइड्रोक्साइड्स आर द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ ऑल बेसेस एंड डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर इन एवोल्यूशन ऑफ मच हीट ऑफ अकाउंट ऑफ इंटेंस हाइड्रेशन। द अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड, जो ये अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड बनते हैं, क्या बनते हैं? ये हाइड्रोक्साइड देखो, ये बनते हैं NaOH, LiOH, ठीक है, KOH, और क्या थे? RbOH, CSOH। तो ये जो होते हैं ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं NaOH, LiOH, KOH, RbOH, CSOH। मतलब अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड होते हैं स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होते हैं, क्योंकि ये डिसॉल्व होते हैं एंड डिसॉल्व फ्रीली इन वाटर विद इवोल्यूशन ऑफ मच हीट। ठीक है, और इंटेंस हाइड्रेशन, क्योंकि मैंने क्या बताया आपको, हाइड्रेशन क्या डिपेंड करता है? ट्रिक क्या हो जाती है? हाइड्रेशन क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है Q/R रेशो। जितना छोटा साइज उतना ज्यादा हाइड्रेशन, जितना जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा हाइड्रेशन। तो पीरियोडिक टेबल में इनका हाइड्रेशन इंटेंस होने के कारण क्या होता है? इनका जो है स्ट्रॉन्गेस्ट ये बेसिस बन जाते हैं। अब आते हैं हैलाइड्स पे। ठीक है, हैलाइड्स में क्या देखते हैं हम लोग? 10.2.2 अल्कली मेटल हैलाइड्स MX और हाई मेल्टिंग कलरलेस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। कैसे है? हाई मेल्टिंग है, हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, कलरलेस होते हैं। याद रखो कि आपका जो हैलाइड्स होते हैं, फॉर एग्जांपल NaCl ले लो, कलरलेस होते हैं। देखो आपने NaCl क्या होता है? कॉमन सॉल्ट। जो आप घर में नमक खाते हो वो क्या होता है? NaCl होता है। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है। तो NaCl क्या हो गया? कलरलेस हो गया। देखा आपने, व्हाइट कलर के समान होता है। तो जो व्हाइट कलर आता है बाद में आता है। ठीक है, पहले वो कलरलेस होता है, उसमें कुछ प्रोसेसेस होते हैं। ठीक है, उसको कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, क्रिस्टलाइन फॉर्म में लाने के लिए, तो उसके बाद वो व्हाइट बनता है। ठीक है, they can be prepared by reaction of appropriate oxide hydroxide और carbonate with aqueous hydrohalic acid। ठीक है, हाइड्रोहेलिक एसिड मतलब क्या? HX टाइप मतलब HCl, HBr हम पढ़ेंगे आगे। हाइड्रोहेलिक क्या होते हैं? ठीक है, उसके बाद आपके जो ऑक्सी एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं? ठीक है, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमो, सारे हम आगे पढ़ेंगे 17th ग्रुप में। ठीक है, ऑल ऑफ दिस हैलाइड्स हैव हाई नेगेटिव एंथैल्पीज ऑफ फॉर्मेशन। डेल HF मतलब ये क्या होता है? देखो, ये बहुत लोगों को पता नहीं होता, ये फॉर्मेशन को हम ऐसे लिखते हैं। ठीक है, डेल FH। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखते हैं, हाइड्रेशन का जो एंथैल्पी होता है। ठीक है, वैल्यूज फॉर फ्लोराइड्स बिकम लेस नेगेटिव एज वी गो डाउन द ग्रुप, व्हाइल द रिवर्स इज ट्रू फॉर क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स एंड आयोडाइड्स। अब याद रखो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी होती है, जो फॉर्मेशन वाली एंथैल्पी होती है फ्लोराइड्स के लिए लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव होते जाते जैसे हम नीचे जाते हैं। ठीक है, लेस नेगेटिव होना मतलब क्या? पहले -5 थी, फिर -3 हुई, फिर -2 हुई, मतलब बढ़ रही है, लेकिन लेस नेगेटिव बोलते हैं हम उसे। ठीक है, जिनको पता होगा बेसिक मैथ, -5 से हम जब -3 पे आते हैं उसे हम कहते हैं कि वैल्यू तो बढ़ गई, लेकिन क्या हो गया? वो लेस नेगेटिव हो गया। ठीक है, तो वो लेस नेगेटिव होते हैं। यही वर्ड आप ये देखो, क्योंकि
ऐसे वर्ड याद करने में क्या होता है, कभी कोई कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आप लेस नेगेटिव वर्ड याद रखो ताकि एनसीटी से स्टेटमेंट उठा के आए तो आपको कोई दिक्कत ना हो। और रिवर्स ट्रू होता है, ठीक है। क्लोराइड्स, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए क्या होता है, इसका रिवर्स होता है कि नीचे जाने पर क्या होता है, बढ़ता है, मोर नेगेटिव होता है मतलब घटता है, ठीक है। याद रखो नेगेटिविटी बढ़ता है, नेगेटिविटी बढ़ता है, ठीक है, लेकिन वैल्यू जो है वो कम होते जा रहा है, ठीक है। फॉर अ गिवन मेटल del H फॉर्मेशन ऑलवेज बिकम्स लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। अब यहां पे हमने क्या किया था, कोई भी एक मेटल फिक्स कर देता, फॉर एग्जांपल सोडियम के सारे फ्लोराइड, हमने क्या करते थे, यहाँ पे हमने फ्लोराइड फिक्स कर देता कि हमें देखना है फ्लोराइड का, ठीक है। अब सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और आपका रुबिडियम, सीजियम, तो आप देख रहे हो सारे केस में फ्लोराइड, लिथियम फ्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा था, नीचे जाते वक्त लेस नेगेटिव हो रहा था उनका एंथैल्पी का वैल्यू, ठीक है। और वही रिवर्स केस में पॉसिबल था क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड के लिए। लेकिन जो आप मेटल फेस फिक्स कर दोगे फॉर अ गिवन मेटल, फॉर एग्जांपल आप कंपेयर कर दोगे लिथियम फ्लोराइड, लिथियम क्लोराइड, लिथियम ब्रोमाइड, लिथियम आयोडाइड, इन तरह को कंपेयर करना है आपको, ठीक है। तो ऑलवेज बिकम लेस नेगेटिव फ्रॉम फ्लोराइड टू आयोडाइड। जैसे आप फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ जाएंगे, हर केस में लिथियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, कुछ भी हो, ठीक है, हर केस में जो है फ्लोराइड से क्लोराइड की तरफ जाने पर लेस नेगेटिव मतलब वैल्यू बढ़ती है, ठीक है। तो ये आपको जो 3 ट्रेंड बताया ना, ये बहुत लोग मिस कर देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग में इनिशियल डेटा मैंने मिस कर देते ये कि ये जो पढ़ना था ना, ये बॉक्स, ठीक है, ये जो बॉक्स पढ़ना था ये मैंने इग्नोर कर देता कि हाँ छोड़ो, ये मतलब एक बार रीडिंग मार ले, छोड़ दिया था उसको मैंने। लेकिन ये क्वेश्चन जब आया तब फट गई, ठीक है। ये कंपैरिजन करने में आ गया था कि LiF का ये कितना कौन सा ज्यादा नेगेटिव है वो कंपेयर करो, ठीक है। तो ये आपको करना है। द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर ऑलवेज फॉर द ट्रेंड फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का ट्रेंड याद रखो, सबसे ज्यादा फ्लोराइड का होता है, फिर क्लोराइड का होता है, फिर ब्रोमाइड का होता है, फिर आयोडाइड का होता है। मतलब पहले जो भी है LiF, ठीक है, फिर LiCl, फिर LiBr और फिर LiI, ठीक है। मतलब हर केस में ये एलिमेंट कुछ भी हो, अल्कली मेटल कोई भी हो, लिथियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, रुबिडियम हो, सीजियम हो, जो फ्लोराइड होते हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है एज कंपेयर टू क्लोराइड, एज कंपेयर टू ब्रोमाइड, एज कंपेयर टू आयोडाइड, ठीक है। सीक्वेंस याद रखो। ऑल दिस हैलाइड सॉल्युबल इन वाटर, सारे हैलाइड्स है ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, वाटर के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। तो लो सॉल्युबिलिटी ऑफ LiF इन वाटर, LiF देखो जितने भी अल्कली हैलाइड्स है वो वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं, लेकिन जो LiF है, लिथियम फ्लोराइड, क्या पता है, लिथियम फ्लोराइड जो है ये इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है ड्यू टू हाई लैटिस एंथैल्पी। किसके कारण, लैटिस एंथैल्पी हाई होने के कारण इनकी सॉल्युबिलिटी जो है वो लो हो जाती है, ठीक है। क्या ने बताया, लैटिस एंथैल्पी हाई होने के कारण इनकी जो सॉल्युबिलिटी वो कम हो जाती है। मैंने सॉल्युबिलिटी पे एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन वो इतना क्लियर वीडियो नहीं था, तो मैं आगे पढ़ाऊंगा सॉल्युबिलिटी की क्या ट्रिक होती है और उसको लैटिस एंथैल्पी से हम कैसे रिलेट करते हैं और कैसे हम लोग तुरंत क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। लो सॉल्युबिलिटी ऑफ CSI, ठीक है, CSI की सॉल्युबिलिटी लो होती है ड्यू टू स्मॉलर हाइड्रोजन एंथैल्पी, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा आगे, इसकी सॉल्युबिलिटी 2 फैक्टर पे डिपेंड करती है, लैटिस एंथैल्पी और हाइड्रोजन एंथैल्पी। LiF की सॉल्युबिलिटी लो होती है क्योंकि उनकी लैटिस एंथैल्पी जो है वो हाई है, ठीक है। वेयरएज CSI, सीजियम आयोडाइड की भी जो है सॉल्युबिलिटी कम होती है क्योंकि उनके हाइड्रोजन एंथैल्पी स्मॉल है, ठीक है। तो याद रखो सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन एंथैल्पी, बट solubility is inversely proportional to lattice enthalpy of 2 ions. Other halides of lithium are soluble in ethanol, acetone and ethyl acetate, ठीक है। अदर हैलाइड जो होते हैं ऑफ लिथियम के वो सॉल्युबल होते हैं, मतलब कौन से हैलाइड, लिथियम, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये सॉल्युबल होते हैं इथेनॉल में, एसीटोन में और इथाइल एसिटेट में, ठीक है। LiCl इज सॉल्युबल इन पायरिडीन ऑल्सो, ये याद रखो। पायरिडीन क्या होता है आपको पता होगा, पायरिडीन एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। तो LiCl जो है पायरिडीन के अंदर भी सॉल्युबल होता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है। सॉल्ट्स ऑफ ऑक्सो एसिड्स पे आते हैं। ऑक्सो एसिड्स में क्या होता है, ऑक्सो एसिड्स दो से विद एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन एन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है, विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम, ठीक है। तो जैसे कि कार्बोनिक एसिड क्या होता है आपका H2CO3, ठीक है, H2CO3। तो ये जो होते हैं जहां पे ऑक्सीजन भी होता है, ठीक है, हाइड्रोजन भी होता है, तो इसे हम कहते हैं ऑक्सो एसिड्स, ठीक है। ऑक्सो एसिड्स दोस इन विच एसिडिक प्रोटॉन इज ऑन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एसिडिक प्रोटॉन जो होता है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है विद एन ऑक्सो ग्रुप अटैच्ड टू द सेम कार्बन एटम। इसका कुछ मतलब समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो C डबल बॉन्ड O, ठीक है,
OH OH। ठीक है, स्ट्रक्चर ऐसा होता है क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 है। अब यहाँ पे क्या बताया गया, एक डेफिनेशन क्या होता है ऑक्सो एसिड का, कि ये जो हाइड्रोजन है ये प्रेजेंट होता है एक OH ग्रुप पे। क्योंकि आप खुद सोचिए, जब अब ये हाइड्रोजन निकाल लो, क्योंकि ये एसिड है, वैसे तो H2CO3 वीक एसिड होता है, इसका जो pK वैल्यू होता है वो 6.4 के करीब होता है, 6.4 के आसपास। जब आप H+ निकाल लोगे तब O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, O के ऊपर माइनस चार्ज आएगा, और ये क्या करेगा, ये रेसोनेट करेगा। ठीक है, और ये दोनों में आपस में 2 इक्विवेलेंट RS बनाने की कोशिश करेंगे ये लोग। ठीक है, तो ये आपका जो है स्टेबिलिटी इससे केस होता है। तो ये सारे ऑक्सो एसिड्स है। द अल्कली मेटल्स फॉर्म सॉल्ट्स विद ऑक्सो एसिड्स। ये जो ऑक्सो एसिड होते हैं उनके अल्कली मेटल सॉल्ट बना देते हैं, क्योंकि ये बेसिक होते हैं कहीं ना कहीं, इनका नाम इसलिए पड़ा हुआ है अल्कली। ये जनरली सॉल्युबल होते हैं इन वाटर एंड थर्मली स्टेबल होते हैं। इनके जो कार्बोनेट होते हैं M2CO3 एंड इन मोस्ट केसेस द हाइड्रोजन कार्बोनेट्स MHCO3 आर हाईली स्टेबल टू हीट। ये हीट के प्रति स्टेबल होते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर बढ़ता है डाउन द ग्रुप, स्टेबिलिटी भी बढ़ता है कार्बोनेट्स और हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का। ठीक है, आप याद रखो कि नीचे जाने पर जो है स्टेबिलिटी बढ़ता है कार्बोनेट्स का। कार्बोनेट्स क्या होते हैं, समझो Na2CO3, ये आपका क्या है, कार्बोनेट है। और हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाए NaHCO3। ठीक है, एक सोडियम निकाल लो, एक हाइड्रोजन डाल दो, हाइड्रोजन कार्बोनेट। अगर कार्बोनेट बोला तो Na2CO3। इनका स्टेबिलिटी नीचे में बढ़ता है, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर नीचे में बढ़ता है, स्टाइज बढ़ता है, तो स्टेबिलिटी बढ़ता है। ठीक है, लिथियम कार्बोनेट स्टेबल नहीं होता हीट के प्रति। लिथियम जो है साइज बहुत छोटा होता है, तो पोलराइजेशन होता है। पोलराइजेशन क्या होता है आगे हम पढ़ेंगे सारे रूल्स में। ठीक है, फजांस रूल के सारे हम पढ़ेंगे, CO3 2- के कारण। ठीक है, फिर ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मोर स्टेबल Li2O एंड CO2। ठीक है, याद रखो बाकी सारे के सारे कार्बोनेट्स लिथियम को छोड़ के कभी डिकम्पोज नहीं होते, कभी डिकम्पोज नहीं होते। एक ही ऐसा कार्बोनेट जो डिकम्पोज होता है वो है लिथियम कार्बोनेट, और वो बनाता है Li2O और CO2। ठीक है, Li2O और CO2। कभी भी याद रखो, जो भी दिया हुआ होता है, जो भी कार्बोनेट्स दिए हुए होते हैं उनकी स्टेबिलिटी नीचे में बढ़ती है। क्योंकि स्टेबिलिटी जो होती है, जो थर्मल स्टेबिलिटी होती है, थर्मल की स्टेबिलिटी होती है इन केस ऑफ कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, वो डिपेंड करती है साइज पे और चार्ज पे। तो वो होता है R/Q रेशो, हाइड्रेशन एंथैल्पी का उल्टा। R मतलब जितना बड़ा साइज उतना ज्यादा स्टेबिलिटी। ठीक है, इट्स हाइड्रोजन कार्बोनेट डज नॉट एग्जिस्ट एज सॉलिड। उनके जो हाइड्रोजन कार्बोनेट होते हैं NaHCO3, ये सॉलिड के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने कवर कर लिया। ठीक है, अब आते हैं एनोमलस प्रॉपर्टीज ऑफ लिथियम पे।